हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एच टेट पीजीटी कॉमर्स वालों के लिए क्लासेस जो है वो चल रही हैं। आई होप ये सेशंस आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा लेखांकन सिद्धांत कहता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवसाय के जीवन को छोटे अवधियों में विभाजित किया जाता है? आपके ऑप्शंस है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सॉरी, और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यानी आपकी जो बिजनेस की लाइफ होती है ना, बिजनेस तो ऑटोमेटिकली इनडिफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। तो उसको एक छोटे छोटे पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सके। जैसे कि आपने देखा होगा, चलिए पहले मैं इसका आंसर आप लोग बता दीजिए क्या होने वाला है, और विद इन अ 10 सेकेंड आपको ये वन लाइनर सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे अरेंज या क्रोनोलॉजिकल नहीं है जो आप टाइम ज्यादा लो इसमें। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। दिस इज योर राइट आंसर। देखो, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपकी जो बिजनेस की लाइफ होती है बेटा, वो डिवाइड की जाती है क्वार्टरली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से, या फिर साल के हिसाब से। कैसे मैम? अच्छा एक बात बताइए, बैलेंस शीट जो बनाते हो आप लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? एक साल का आपका पता चल जाता है कि भाई आपका कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग प्रिपेयर करते हो तो टाइम के हिसाब से बनाते हैं ना। ये थोड़ा ना एक एक महीने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं बनेगी। तो वही चीज बोला गया है कि जब आपकी लाइफ ऑफ बिजनेस को डिवाइड कर दिया जाए स्मॉलर पीरियड में, चाहे वो मंथली के हिसाब से हो, चाहे क्वार्टरली, चाहे ईयरली, ठीक है, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। ऑप्शन है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऐसा कंपनी का कौन सा खर्चा है जब आपने कोई भी नई मशीन इंस्टॉल करी है, नई मशीन आप लेकर आए हो अपने बिजनेस में, कंपनी में, तो वो जो खर्चा है भाई इंस्टॉलेशन का, उसको क्या बोलेंगे? कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है ये? तो देखो, दो ही कैटेगरी है आपकी, रेवेन्यू होगी या तो कैपिटल होगी। अब दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। वैसे इसका आंसर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो डे टू डे वाली चीजें होता है, जैसे आपने वर्कर्स को सैलरी दे दी, आपने रेंट दिया, छोटे मोटे काम जो होते हैं, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस, वो रेवेन्यू खर्चा होता है बेटा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप कोई एसेट्स को एक्वायर करते हो, ठीक है, जो आपके लंबे टाइम तक मशीन आपकी चलने वाली है, तो आप मशीन लेकर आए हो, नई मशीन की आपने स्थापना की है, तो वो जो खर्च लगा है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। यानी कोई बड़ी चीज अगर आप लेते हो, ठीक है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल implies दैट all workers should be treated equally, an employee should receive orders from one superior, work should be divided into smaller tasks, या फिर there should be clear line of authority। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है बताइए? तो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि मैम, एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ऐसा क्यों होता है? अच्छा एक बात बताइए, अगर आप एक एम्प्लॉय है आप किसी कंपनी में, और आपका अगर कई सारे सुपीरियर, तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि ऑर्डर किससे लेना है, फिर किसको जाकर रिपोर्ट देनी है, ठीक है, किसके अकाउंटेबल आप रहोगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए एक एम्प्लॉय के एक ही सुपीरियर से उसको ऑर्डर लेना चाहिए, यानी एक ही प्रिंसिपल होना चाहिए भाई। अब अच्छा एक बात बताओ, आपके कॉलेज में अगर 4 से 5 प्रिंसिपल रख दे, तो सोचो कितना मजा आएगा कॉलेज के अंदर। 5-6 प्रिंसिपल हो गए, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए कॉलेज का एक ही प्रिंसिपल होता है कि नहीं, स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है। तो उसी चीज से ये बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट के फीचर्स कौन कौन से नहीं है? आपके ऑप्शन है अनसर्टिनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी और स्टैटिक नेचर। सो आपको बताना है बिजनेस एनवायरमेंट के फीचर कौन सा नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, नॉट लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले है अनसर्टिनिटी। देखो अनसर्टिनिटी तो होगी ही होगी ना भाई। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का सिंपल सा मतलब होता है आगे क्या होगा आपको नहीं पता। ये तो लाइफ के साथ भी यही है। तो बिजनेस तो क्या चीज है, आपको पता है कल आपके साथ क्या होगा? अनसर्टिनिटी है ना, फ्यूचर की क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी बेटा ये तो फीचर है।
नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। देखो कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी ही होगी, इसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, कॉम्पिटिटर्स, पता नहीं क्या क्या। ठीक है। फिर होता है रिलेटिविटी। बिल्कुल बेटा रिलेटिविटी होती है, इसमें सिंपल सा ये बोला गया है कि अगर आप कोई एक फीचर में चेंज कर, अगर आप कंपनी में बेटा कोई एक चेंज लेकर आते हो, सपोज करिए, ठीक है, अगर आपने कंपनी में कोई भी एक चेंज आप लेकर आए, तो इसका जरूरी नहीं है कि सेम जो इम्पैक्ट है वो दूसरे पे भी वही पड़े, जरूरी नहीं है ना कि वो चेंज दूसरा उसी तरीके से एक्सेप्ट करे, या उसको तो सही लगा दूसरे को भी सही लगे। या अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपका ये चेंज चल गया है, फंक्शनल डिपार्टमेंट में समझ लो चल गया है, पर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में वो चेंज नहीं चला, तो ये है रिलेटिविटी, ये भी ठीक है। लास्ट बोला स्टैटिक नेचर। देखो स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड, और अभी मैंने बोला अनसर्टेनिटी होती है, डायनेमिक होता है बिजनेस एनवायरमेंट, बेटा चेंज होता है ये तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा आपको, तो स्टैटिक कैसे हो जाएगा? अगर फिक्स्ड हो जाएगा तो कल को सोचो कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो आप तो पीछे रह जाओगे, अगर आप फिक्स्ड रहोगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टैटिक फीचर्स नहीं होने चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। ये इसके सारे फीचर्स है जो आप लोग देख सकते हो। जैसे मैंने बोला डायनेमिक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहे, ठीक है। अनसर्टिनिटी रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, ठीक है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल ही होता है बिजनेस एनवायरमेंट। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस भी होते हैं बेटा, जैसे आपके इंटरनल मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर, सप्लायर्स। इंटर रिलेटेडनेस, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द मेन गुड इज डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट या फिर बिकम्स जीरो। यानी इसमें बोला गया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाता है एक का, तो जो मेन गुड है उसका डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले जिन लोगों को सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में नहीं पता वो बता देती हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो एक की जगह दूसरा यूज कर लिया जाए, यानी अगर ये नहीं मिला तो हम इससे काम चला लेंगे। सपोज करिए दो सब्स्टिट्यूट गुड्स है आपके पास, टी और कॉफी, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है बेटा। अगर चाय नहीं मिलेगी तो कॉफी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जो भाई प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, समझो कि चाय का प्राइस है बेटा वो बढ़ गया है, चाय की कीमतें बढ़ गई हैं, तो फिर कॉफी का क्या होगा बताओ, कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? वही जब चाय महंगी आ रही है तो आप चाय महंगी क्यों पियेंगे, आप कॉफी पे जाएंगे ना, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। चाय के महंगे होने से कॉफी की डिमांड बढ़ गई, समझ रहे हो आप? चाय महंगी हो गई है, मार्केट में आप जाते हो चाय कॉफी पीने के लिए, घर की बात छोड़ देते हैं, ठीक है। घर में भी लगा लो, अगर ज्यादा चाय में ज्यादा आपको महंगाई पड़ रही है कि चाय पत्ती बहुत महंगी हो गई है, चीनी बहुत महंगी हो गई, चाय हमें बड़ी महंगी पड़ रही है, तो मम्मी बोलेंगी तो कॉफी पीना शुरू कर दो, और जाओ कॉफी का पैकेट ले आओ, कॉफी बना के पियो। और इजी टू मेक ऑल्सो है ना, बहुत इजी बन जाता है। तो वही वाली बात है कि जब आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेटा प्राइस बढ़ जाता है, तो जो दूसरा गुड होता है ना डिमांड, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोग स्विच कर जाओगे कॉफी पे। अब आप, चाय महंगी हो गई है तो आप कॉफी पीना शुरू कर दोगे, और कॉफी पीना शुरू कर दोगे तो कॉफी की डिमांड क्या होगी मैम? बी ऑप्शन इज राइट, इंक्रीज होने लगेगी। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, बोथ ए एंड बी, और वेरी लॉन्ग रन। यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किससे रिलेटेड है? लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, या फिर ए एंड बी, या फिर वेरी लॉन्ग रन। तो जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है बेटा वो शॉर्ट रन में ज्यादा रिलेट करता है, क्यों? देखो इसके अंदर क्या होता है, एक फैक्टर आपका फिक्स रहता है बेटा, जैसे लैंड है या फैक्ट्री है, ये तो आपकी फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, बढ़ेगी या घटेगी नहीं। आप वेरिएबल को बढ़ा घटा सकते हो इसके अंदर। जैसे अगर आपको लेबर लगाने हैं ना यहाँ पे, तो आप 4 की जगह 10 लगा सकते हो, 15 लगा सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर आपका एक फैक्टर तो फिक्स्ड रहता है, बाकी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं। अब जमीन को थोड़ी ना आप चेंज कर दोगे, आप लेबर तो बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, पर जमीन तो जितनी है उतनी रहेगी, फैक्ट्री जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेट इक्विटी रेशियो इज, डेट इक्विटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सिंपल सा बोला है, कंपनी के अंदर कितना डेट और कितना इक्विटी है, कितने प्रोपोर्शन में यूज किया है अपने अपनी कंपनी के अंदर, कितना आपने डेट ले रखा है, कितना इक्विटी, उसका क्या प्रोपोर्शन है, तो ये बताता है सॉल्वेंसी रेशियो। क्यों बताता है सॉल्वेंसी? अगर बेटा आपका हाई डेट इक्विटी रेशियो हुआ, सोचो ज्यादा, तो इसका मतलब आपने इतना डेट ले रखा है, वही इतना आपने जो है वो उधार ले रखा है कि आपको आगे चल के बहुत ज्यादा रिस्क होने वाला है, जिससे आप क्या हो सकते हो, दिवालिया भी हो सकते हो, सॉल्वेंट भी हो सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हेनरी फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, पीटर ड्रकर या फिर मैक्स वेबर? ज्यादा टाइम यहाँ पे आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जो आंसर समझाने का है विद इन वन लाइन आई एक्सप्लेन, और जो आपको ज्यादा टाइम लगेगा उसको ज्यादा से समझा दिया जाएगा, बट जो समझाने का नहीं होगा वो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर बी बेटा, एफ डब्ल्यू टेलर जो है वो आपके फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इश्यूड बाय? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंडिया में, ठीक है, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सेबी, आरबीआई या फिर आईसीएआई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वही इश्यू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिट? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत प्राप्ति है? कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर रेंट रिसिप्ट? देखो अभी वही कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया ना मैंने, जो चीज आपका लॉन्ग टर्म तक चलेगा वो चीजें होती है कैपिटल। और रेवेन्यू कौन सी होती है बेटा? जो डे टू डे होती है। तो वैसे ही कैपिटल खर्चा लगा लीजिए चाहे कैपिटल रिसिट लगा लीजिए। एक्सपेंडिचर का मतलब आप दे रहे होते हो, खर्चा कर रहे हो, तो रिसिट का मतलब आप ले रहे होते हो। तो जो भी लॉन्ग टर्म जिससे आपको बेनिफिट मिले बेटा, आगे तक चलकर आपको जिससे फायदा मिले, वो कैपिटल के अंदर आता है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर सी बेटा करेक्ट हो जाएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अभी मैंने बोला अगर आप चाहे फिक्स एसेट खरीदते हो और उसका कोई खर्चा लगता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर आप बेच रहे हो उसको तो फिक्स एसेट बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो वो कैपिटल रिसिट है। बाकी देखो जो कमीशन है, रेंट है, इंटरेस्ट है, तो डे टू डे वर्किंग का है बेटा, ये तो रोज का है, साल में थोड़ी ना करते हो ये आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ? प्रीलिमिनरी किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर इंटेंजिबल एसेट्स? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले समझ लो होता क्या है। जब बेटा कंपनी बनने से पहले का जो खर्चा होता है उसको हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस है या और भी जो खर्चे होते हैं कंपनी बनने से पहले, फॉर्म होने से पहले का खर्चा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं आता ये बेटा, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू, ऑप्शन है आपके, लेंथ ऑफ अ टाइम फॉर विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर, नंबर ऑफ मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर नंबर ऑफ डेज इन अ मैनेजमेंट कोर्स। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि एक सुपीरियर यानी एक बॉस के अंदर अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं। आया समझ में? सपोज करिए ये आपका एक मैनेजर है, पपलू, मिस्टर पपलू इज योर मैनेजर, इज योर सुपीरियर, फाइन। अब इसके अंदर बेटा कितने सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। कि इसके अंडर कितने कैंडिडेट्स हैं, इसके अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, इसे बोलते हैं हम लोग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर सीज मॉडल वाज डेवलप्ड एज अ कस्टमर सेंट्रिक ऑल्टरनेटिव टू द फोर पीस। व्हाट डज प्लेस करस्पॉन्डेंट टू इन द फोर सीज? यानी आपका एक मॉडल है बेटा फोर सी करके, ठीक है, वो फोर पी के बराबर है। तो इसमें पूछा है प्लेस की जगह पर सी में कौन सा वाला आएगा, कॉस्ट, कंज्यूमर वैल्यू, कम्युनिकेशन या कन्वीनियंस? तो अगर फोर पी आपको पता है तो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, आपको पता होगा प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन, चार आपको पता है ये तो, ठीक है। तो वही चार में से उन्होंने पूछा है कि प्लेस की जगह पर कौन सा आएगा। तो पहले आपको चार इसमें पता है, कॉस्ट है, कंज्यूमर वैल्यू है, कस्टमर है यानी कम्युनिकेशन और कन्वीनियंस है। तो इसकी जगह पे कौन सा है जो प्लेस की जगह आएगा? बताओ। कॉस्ट से प्लेस का मतलब तो नहीं है मैम, कॉस्ट से तो किसका मतलब है? पी का, प्राइस। मैं चारों के बराबर लिख देती हूँ कौन कौन किसके बराबर है, तो आपको समझ आ जाएगा। क्या है मैम? कॉस्ट के इक्वल तो प्राइस होता है, कंज्यूमर के इक्वल क्या होगा बताओ? क्या था आपका चार, क्या था? प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन।
तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, क्योंकि कंज्यूमर को आप क्या देते हो। थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है इसमें, मतलब पेंसिल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या करते हैं मैम, कम्युनिकेशन में हम लोग प्रमोशन करते हैं और क्या करते हैं। भाई आपको प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, चार तो पता है ना, तो बस उसी के बराबर आपको बताना है कि सी में कौन कौन से बराबर है इसके, सी वाला डेवलप। लास्ट है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस पूछा गया था आपसे। प्लेस, क्वेश्चन में प्लेस पूछा गया था। प्लेस का मतलब कन्वीनियंस, आप ऐसी जगह प्रोडक्ट पहुंचे जहां पे सब लोग अफोर्ड कर सकें। अब ये इसके बराबर है, देख लो। कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, कंज्यूमर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, कम्युनिकेशन इज इक्वल टू प्रमोशन, कन्वीनियंस इज इक्वल टू प्लेस। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ये थोड़ा नया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रांड नेम, अ ट्रेडमार्क और अ डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देखो प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आ गया ना, तो इसमें बोला गया है कि जो ब्रांड का नेम होता है, ट्रेडमार्क होता है, डिजाइन होता है ना, वो किसका पार्ट है, प्राइस का, प्रमोशन का, प्रोडक्ट का या फिर प्लेस का। इट्स वेरी इजी, प्रोडक्ट इज योर राइट आंसर बेटा। प्रोडक्ट के ऊपर ही तो ट्रेडमार्क लगता है, ब्रांड भी तो प्रोडक्ट का ही होता है। गुच्ची किस चीज का होता है, प्राइस का। गुच्ची आपका जो बैग आता है तो उस प्रोडक्ट का है ब्रांडिंग। सो प्रोडक्ट इज योर राइट आंसर। अगर आप ट्रेडमार्क कराओगे तो आप प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क कराओगे ना, प्राइस का, प्लेस का थोड़ा ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्जिंग अ वेरी लो प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड विन अ लार्ज मार्केट शेयर इज कॉल्ड। ऑप्शन है स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग और योर प्रीमियम प्राइसिंग। सबसे पहले क्या करते हैं मार्केट के अंदर आकर, कि हम लोग जो है कंपनी है या बिजनेस है, वो आता है सबसे पहले अपना नया प्रोडक्ट लाता है मार्केट में, उसके प्राइसेस बहुत कम कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बायर्स आए, खरीदारी हो और मार्केट पे कब्जा कर सके। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी होती है। सो पेनिट्रेशन इज योर राइट आंसर बेटा। पेनिट्रेशन के अंदर सबसे पहले प्राइस को कम ही रखा जाता है। और स्कीमिंग प्राइस क्या होती है, स्कीमिंग प्राइस जहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट आता है उसको महंगा करके बेचते हैं, इसका उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स फिजिकल एविडेंस इंक्लूड। अभी मैंने आपको सर्विस मार्केटिंग मिक्स में फिजिकल एविडेंस के बारे में बताना है आपको। डिलीवरी स्पीड, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, इंटीरियर डिजाइन, एम्बियंस या फिर डिस्काउंट ऑफर। फिजिकल एविडेंस का क्या मतलब बोला गया, ये इसकी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो आपको बताना है कि फिजिकल एविडेंस के अंदर क्या इंक्लूड होता है। अच्छा, फिजिकल एविडेंस का मतलब जो चीज आप लोग बेटा फील कर सको, ऐसी सर्विसेज जो आप फील कर सको। सपोज करो मैं आपको किसी होटल में लेके जा रही हूँ, आपको एक रूम में दिखाया मैंने, और उस रूम में जब आप देखोगे कितना साफ सुथरा रूम है, बेडशीट वाइट कलर, कर्टेन्स है, एक बड़ी खुशबू, बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है रूम के अंदर, तो वो सब चीजें फील कर सकते हो आप, उसको बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, दैट इज योर इंटीरियर डिजाइन एंड एम्बियंस। बेटा अंदर की चीजें देखकर आप महसूस करोगे हाँ भाई क्या सर्विस है। ठीक है, डिलीवरी स्पीड फिजिकल एविडेंस के अंदर नहीं आएगा। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, ये नहीं है, जो चीज आप महसूस कर सको, फील कर सको, उसे बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। तो इंटीरियर डिजाइन, एम्बियंस, जैसे घर का होता है, आप लोग देख के कहते हो वाह क्या बना रखा। अगर वही अगर मैं बात करूं, अगर कुछ भी गंदा हो, कहीं आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, क्लीनिनेस नहीं है, साफ सुथरा कुछ भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि यार क्या फिजिकल एविडेंस है, कितना खराब है, समझ रहे हो। तो वो चीज है। ठीक है, ये देखो प्रोडक्ट, प्रेस, प्राइस, प्रमोशन तक तो था ही, और तीन और ऐड करे गए थे जो है आपका प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। याद रखना सिर्फ चार नहीं है मार्केटिंग में, इसको एक्सटेंड करा था तीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पोटेंशियल मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ कंज्यूमर विथ कॉमन नीड्स इज नोन एज। यहाँ पे बोला गया है कि कॉमन नीड्स, सबकी एक जैसी जरूरतें हो। मार्केटिंग टारगेटिंग, मार्केट पोजिशनिंग, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केट रिसर्च। कौन सा है जिसमें हम लोग जो है, इतना बड़ा मार्केट है बेटा, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं पूरा ऐसे, सबसेट कंज्यूमर का बना देते हैं और उन लोगों को करते हैं जिनका सेम नीड होता है। जैसे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इनका सेम सेम सोच है, सेम टेस्ट है, सेम
वो है, उसको बोलते हैं बेटा मार्केट सेगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी। देखो सपोज करो इसके अंदर मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स बेटा देखे जाते हैं, जैसे डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिकल, बिहेवियरल। तो सपोज करो जैसे हिमाचल है, तो वहां पे जब आप देखोगे तो ठंड बहुत रहती है, बहुत रहती है, तो वहां पे आप स्वेटर का बिजनेस स्टार्ट करोगे कि भाई स्वेटर ही स्वेटर करो और कुछ मत बेचो। आपने एक पर्टिकुलर डिवाइड किया कस्टमर को कि सबको स्वेटर चाहिए, कॉमन नीड वहां पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, ऑडिटर या रजिस्ट्रार। ऐसा कौन सा बैंक जो आपका रिकंसिलिएशन सिस्टम होता है तो उसको कौन प्रिपेयर करता है, बनाता कौन है? बैंक बनाती है, बिजनेस का अकाउंटेंट बनाता है, ऑडिटर बनाता है या रजिस्ट्रार बनाता है? सो अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस इज योर राइट आंसर। ठीक है, अकाउंटेंट जो होगा ना आपकी कंपनी के अंदर, वो ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इज स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन या स्टेग्नेशन। यानी महंगाई भी है बेटा और रिसेशन भी चल रहा है, इकोनॉमिक भी डाउन है, जीडीपी भी गिरी हुई है, तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? सो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे स्टैगफ्लेशन इज जो राइट आंसर बेटा। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर महंगाई भी होती है, जीडीपी भी कम हो रही होती है और बेरोजगारी तो एकदम मतलब ज्यादा ही हो गई है। ठीक है, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ती है बताइए? टू नो द बैंक बैलेंस, टू करेक्ट द कैश बुक, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, या टू चेक द अकाउंटेंट एफिशिएंसी। क्या आप अपने बैंक बैलेंस को जानने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं मैम। कैश बुक को करेक्ट करने के लिए? ये भी नहीं है, ये भी क्रॉस है। टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। रिकंसिलिएशन का मतलब ही मैचिंग होता है। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? जैसे दो लोगों का जब झगड़ा हो जाता है तो उनको क्या कहते हैं? रिकंसाइल कर दो, इनको मिला दो आपस में, तो मैचिंग। तो ये डिफरेंस जानने की कोशिश के लिए बनाया जाता है कि कैश बुक के अंदर और बैंक स्टेटमेंट के अंदर अंतर क्यों आ रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, इसीलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल ऑफ द प्रमोशन मिक्स इन्वॉल्व फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग या फिर पब्लिक रिलेशन। ऐसा कौन सा प्रमोशन मिक्स का टाइप है या टूल है जिसमें आप फेस टू फेस बात करते हो कस्टमर के साथ? याद करो फेस टू फेस कहाँ होता है, जिस कौन करता है आप लोगों के साथ फेस टू फेस? सेल्स पर्सन ही तो करते हैं। वही तो, आपको डायरेक्ट मोबाइल दिखाना होगा तो वो डायरेक्ट आपको मोबाइल में बताएंगे कि ये मोबाइल इतने का है, ये जीबी इतना, एमबी इतना, ये इसका चार्जर और ये। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा, पर्सनल सेलिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग के अंदर आप किसी से बात थोड़ा ना करते हो, आप तो पैम्पलेट टांग दोगे एडवर्टाइजिंग का, तो क्या डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो? नहीं। ठीक है, सेल्स प्रमोशन में भी नहीं होता है, उसमें तो आप डिस्काउंट रेट या वैसी चीजें कॉन्टेस्ट वगैरह करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चेक इज डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड इट इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्लियर्ड, अनकलेक्टेड चेक, डिसऑनर्ड चेक, ओमिटेड चेक। ऐसे जब आप चेक डिपॉजिट करने चाहते हो बैंक में तो वो क्लियर नहीं होता, तो उस चेक को क्या बोला जाता है? उस चेक को मैम अनक्लियर्ड और अनकलेक्टेड चेक बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। कंपनी शुरू करने का विचार सबसे पहले किसके मन में आता है? डायरेक्टर, शेयर होल्डर, प्रमोटर या फिर रजिस्ट्रार? देखो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स तो जब कंपनी बन जाती है उसके बाद अपॉइंट होते हैं, याद रखना। आइडिया जो देगा बेटा वो प्रमोटर देता है, ऑप्शन नंबर सी। आइडिया जो आएगा वो आपका प्रमोटर के द्वारा आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूजेस ऑफ फंड। यूजेस ऑफ फंड में कौन सा इंक्लूड नहीं है? ऑपरेटिंग लॉसेस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस, नॉन ट्रेड पेमेंट या फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अगेंस्ट शेयर्स। देखो यूजेस ऑफ फंड्स का मतलब होता है पैसा खर्चा करना, स्पेंडिंग ऑफ कैश। याद रखो इसका वर्ड, यूज ऑफ फंड का मतलब कैश को खर्च करना। तो जब आपको ऑपरेटिंग लॉसेस होता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है, नॉन ट्रेड पेमेंट है या फिर परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स अगेंस्ट शेयर्स है, कौन सा है जो इसके अंदर नहीं आता? नॉट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स अगेंस्ट शेयर्स। देखो आपने बेटा पैसा तो खर्च किया,
लेकिन कैश में नहीं किया। यहाँ देखो, अगेंस्ट शेयर्स आपने बोला कि मुझे ना मशीन दे दो, बदले में मैं आपको शेयर्स दे देता हूँ। कैश कहाँ है? कैश कहाँ है इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं है ना कैश, तो इसका मतलब ये यूजेस ऑफ फंड्स के अंदर नहीं आएगा। जहां पे भी बेटा कैश आएगा ना, आप डिविडेंड पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे। ठीक है, इसके अंदर साफ बोल दिया है कि आपने फिक्स असेट खरीदा, लेकिन आपने बदले में पैसे की जगह क्या दिया है? शेयर्स दिए हुए हैं, इसीलिए ये यूजेस ऑफ फंड्स में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी? किसको चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं? किस दस्तावेज को, किस लीगल डॉक्यूमेंट को? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? किसे बोलते हैं चार्टर ऑफ द कंपनी? सो योर राइट आंसर इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। इसके अंदर आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का एड्रेस, आपका क्लॉजेस सारे इसके अंदर लिखे होते हैं, रूल्स रेगुलेशन तक लिखे होते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटीज करनी है कंपनी के अंदर, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। वो सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी चलानी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, अप्रूवल फ्रॉम सेबी या फिर इशूइंग प्रोस्पेक्टस? आप अपनी कंपनी बिल्कुल तभी की तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आपको क्या मिल जाए, कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, उसके मिलते ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो इमीडिएटली, तुरंत की तुरंत। सो ऑप्शन नंबर ए बेटा करेक्ट हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आते ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने मेंबर्स की, कम से कम कितने मेंबर्स बेटा होने जरूरी है? 2, 7, 10 और 50? इतने तो आपको चाहिए ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, मिनिमम पूछा गया है। ठीक है, तो 7 हमें कम से कम चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्केटिंग फिलोसफी holds that the consumers will favor products that offer the most quality, performance and innovative features? यानी ऐसी कौन सी मार्केटिंग फिलोसफी है जिसमें कस्टमर जो है वही प्रोडक्ट लेगा, वही प्रोडक्ट को खरीदेगा जिसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, फीचर्स होंगे और परफॉर्मेंस अच्छा होगा? सो ऑप्शन है आपके, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट या सोसाइटल कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में बात करी गई है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन का मतलब होता है सिर्फ सेल करना, मतलब आपको सिर्फ उतना प्रोडक्शन करना है जितना आप कस्टमर को दे सको, अफोर्ड कर सके। ठीक है, सेलिंग में क्या होता है, सिर्फ सेल करना है, कस्टमर के डिमांड से कोई मतलब नहीं, उनकी वो सेटिस्फाई हुए हमें कोई मतलब नहीं है। सोसाइटल होता है जो सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजें बनाई जा रही हैं। प्रोडक्ट वो होता है जो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, जैसे प्रोडक्ट मोस्ट क्वालिटी का हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, इनोवेटिव फीचर्स हो, तो प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था वैसे। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जीरो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज? जीरो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन या होल सेलिंग? देखो इसके जीरो लेवल चैनल होता है, वन लेवल चैनल होता है। तो जीरो लेवल का मतलब होता है डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी अगर आप बात करूं मैं यहाँ पे, ये होलसेलर है बेटा, और होलसेलर डायरेक्ट जाएगा, कस्टमर को प्रोवाइड करेगा गुड्स, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं आएगा, बीच में कोई नहीं आएगा, होलसेलर डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहा है, बीच में इंटरमीडियरी कोई आएगा यहाँ पर नहीं। अगर यही वन की बात कर देती बेटा मैं, वन लेवल चैनल है, तो होलसेलर आता, होलसेलर फिर रिटेलर को देता सामान, और फिर रिटेलर कस्टमर को देता। ठीक है, इस तरीके से। और यही टू लेवल का आता, तो यहाँ पे आपका होलसेलर होता, फिर आपका एजेंट होता, फिर आपका रिटेलर होता, फिर आपका कस्टमर होता, बहुत सारे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हो जाते। लेकिन यहाँ पे जीरो बोला गया, यानी डायरेक्ट है, सीधे होलसेल से कस्टमर के पास। चलिए आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट सेशन आपके जल्दी ही आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।